जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससीजीडी का एग्ज़ाम जनवरी में एसएससीजीडी का एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं बिहार सिविल कोड का भी एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना। वहीं बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू है, जो कि सीबीटी बेस्ड पर टेस्ट पर आधारित है। यानी कि जो आपको पैटर्न में पूछे जाएंगे वही उसी पर आधारित ये क्वेश्चन 20 एमसीक्यू है, जो कि हर तरह के सवाल हैं। इसमें करंट समान यानी कि समान अध्ययन करंट आदि सभी महत्वपूर्ण से सवाल इसमें मौजूद है। वहीं बात कर लेते हैं जिस भी एग्जाम में समान अध्ययन से संबंधित पूछे जाते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उससे पहले आज के एक्स्ट्रा डोज की। तो एक्स्ट्रा डोज में हम बात कर लेते हैं आज प्रमुख फसलों के बारे में। तो प्रमुख फसल कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रबी फसल। तो रबी फसल आप देख सकते हैं। तो रबी फसल क्या है? तो रबी फसल ये है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। जो अभी के समय में रबी फसल जो ठंडी का मौसम है यानी कि जाड़े के मौसम में बोए जाते हैं और फरवरी मार्च में काट लिए जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया गया है। वहीं बात कर रहे थे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, सूरजमुखी, तंबाकू, आलू आदि। ये सारी जो फसल है, सारी फसल जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो वही बात कर लेते हैं प्रमुख खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो है प्रमुख खरीफ फसल आते हैं। तो खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाले हम बात करते हैं, ये जुलाई अगस्त में बोए जाते हैं। जैसे कि पानी के समय होता है तो पानी आती है उसमें बाढ़ वगैरह सब आदि, यानी कि जुलाई अगस्त में इसी समय में ये बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं धान, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, हल्दी, गन्ना। ये सारे के सारे जितने भी फसल हैं तो ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। जो भी एग्जाम है उसमें कम से कम ये फसल संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लिए जाते हैं हर किसी एग्जाम। तो इसमें हम बात कर लेते हैं 1 नंबर आपको अगर बढ़िया से अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। प्रबल संभावना एक सब। अब वही बात कर लेते हैं कि पूछ लेता है जायद फसल। जायद फसल कौन से होते हैं? जो 1 महीने के अंतर्गत उसको का उत्पादन कर लिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और मई जून में काटे जाते हैं। मात्र 1 मंथ का फासला रहता है। इसी के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि सब ये सारी सब फसल जो होते हैं मात्र 1 मंथ में उत्पादन इसका किया जाता है। यही जो है जायद फसल है, यानी कि जिस फसल के उत्पादन उत्पादन करके नगद रुपये कमा लेते हैं उसी को जायद फसल कहते हैं। ये सारे के सारे 1 मंथ में उत्पादन करके उसे 1 मंथ के अंदर ही बेच डालते हैं और उसे नगद पैसे की कमाई हो जाता है। तो इसी को हम जायद फसल कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आ गई है। तो चलिए आज की सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, ये निगम कर है। कंपनी कर भी कहा जाता है। ये जो है राज्यों का मतलब कर नहीं है। ये कर की बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा निगम कर लगाया जाता है। निगम कर जो है भारत सरकार का आय का प्रमुख स्रोत होता है और निगम कर लाभांश पर लिया जाता है। निगम कर एक कौन सा कर है? प्रत्यक्ष पूछे तो अप्रत्यक्ष, ये एक प्रत्यक्ष कर है। ये बार पूछे जा सकते हैं आपको निगम कर। और वही बात कर लेते हैं राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत है, जैसे कि मालगुजारी हुआ, भू राजस्व कर हुआ, कृषि आयकर हुआ, वाहन कर हुआ, मनोरंजन कर हुआ, बिक्री कर हुआ। बिक्री कर ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम। ये राज्यों का प्रमुख कर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग एक जो अनुदान होती है कब बन जाती है? तो बात कर लेते हैं, यह मांग स्वीकार हो जाने के बाद ये मांग एक अनुदान बन जाती है। ये याद रखना है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 275 के अनुसार की हम बात करते हैं। आर्टिकल 275 के अंतर्गत केंद्र राज्यों के सहायक अनुदान का उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्यों के सहायक अनुदान। वही बात कर लेते हैं 112 में बात करते हैं। आर्टिकल 112 में बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है उल्लेख मिलता है। बजट ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 112 में मिलता है। और आर्थिक समीक्षा के बाद बजट संसद में पेश किया जाता है और यह जो है एक विधेयक बन जाता है। वही बात कर लेते हैं न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? यानी कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण जो है कौन बनाता है? तो न्यायिक समीक्षा, यानी कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाता है। अब वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया, यानी कि उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसी को दिया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? अगर टुंड्रा प्रकार के जलवायु का दूसरा नाम पूछे तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो ध्रुवीय जलवायु होता है। यानी कि टुंड्रा प्रदेश में सालों भर जो है वहाँ जो है बर्फ से ढका हुआ होता है। यानी कि ध्रुवीय यानी कि सालों भर जो है ठंडे मौसम रहता है और बर्फ से ढका हुआ रहता है, उसी को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। तो इसमें ध्रुवीय जलवायु पाया जाता है। इस तरह आपको याद रखनी है। वहीं बात कर लेते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश में वर्षा चक्रवाती, पर्वतीय एवं समनीय तीनों प्रकार के वर्षा होते हैं। यानी मानसूनी जलवायु प्रदेश में जो है वर्षा चक्रवातीय, पर्वतीय और एवं समनीय तीनों प्रकार की वर्षा होते हैं। अब बात करते हैं किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो हम बात करते हैं यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अब बात कर लेते हैं भीमराव अम्बेडकर की। तो भीमराव अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान का जनक भी कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है, तो भारतीय संविधान की जननी भी कहा जाता है। अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष यह बना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? भीमराव अम्बेडकर को। अब बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव खूब पूछे जाते हैं ये सब सारी सवाल। बी.एन. राव संविधान के सभा के सलाहकार थे, ये याद रखने। और जवाहरलाल नेहरू की बात करते 13 दिसंबर की बात करें 1946 में बात करते हैं संविधान की सभा की प्रस्तावना को पेश किया था। ये भी पूछे जाते हैं। 13 दिसंबर 1940 को पूछ लेगा कि किसने संविधान सभा की प्रस्तावना को पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये याद रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल की हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर वही पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जैसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी, ये याद रखना है। या पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे या भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और वही बात करते हैं स्वतंत्र भारत में के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। कैसे? ये आपको याद है। ये तो एक क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन कहलाते हैं, यानी कि है। ये आपको याद रखें। अब बात कर लेते हैं मानव शरीर में भारी मात्रा में यानी कि भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं क्या होते हैं? भारी मात्रा में आसवन जल हम डालते हैं जब सूजती और फूट जाती है। क्या होते हैं? सूजती और क्या होती है? फूट जाती है। वही बात कर लेते हैं लाल रक्तकण का जीवन काल की अगर हम बात करें तो जैसे 20 से 120 दिन के बीच होता है। और श्वेत रक्तकण की हम बात करें तो ये इसका हम बात करते हैं 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और शरीर का पुलिसमैन भी कहा जाता है किसी श्वेत रक्तकण को, क्योंकि ये रोग रोधी क्षमता से लड़ते हैं और शरीर में कोई रोग प्रवेश नहीं करने देते हैं जब तक ये श्वेत रक्त कणिकाएं जीवित रहते हैं। इसके मरने के बाद ही शरीर में रोग प्रभावी हो जाते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन है तो क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? तो यूरेनियम इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा? यूरेनियम। इसी से नाभिकीय ईंधन तैयार किए जाते हैं। अब वही बात करते हैं यूरेनियम में से कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पूछे जाते हैं। तो यूरेनियम जो है 235 इस्तेमाल किया जाता है। क्या? 235 या 239? यूरेनियम 239 ये ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। खूब पूछे जाते हैं ये सारी क्वेश्चन, ये आपको याद रखनी है। और वही बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीटीओ जिसे भारी जल कहा जाता है या ग्रेफाइड का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखें। ग्रेफाइड, टीटीओ जिसे भारी जल कहते हैं या ग्रेफाइड मंदक के रूप में कार्य किए जाते हैं। और मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को क्या करते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। मंदक जो है न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, ये भी पूछे जाते हैं। और सूर्य के प्रकाश में कि सूर्य के नाभिक में जो होते हैं हाइड्रोजन का संलयन ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि पूछ लेगा कभी सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है? सूर्य का प्रकाश जो है हाइड्रोजन के संलयन क्रिया का स्रोत है। यानी कि हाइड्रोजन से संलयन क्रिया द्वारा ऊर्जा स्रोत होता है, ना सूर्य से प्राप्त होता है। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, ये याद रखें।
ये खूब पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ये 29 वाला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है, यानी किसके बनने से जो है संग्रहित रक्त भूरा हो जाते हैं? तो मिथोमोग्लोबिन के बनने से जो है रक्त संग्रहित रंग जो है भूरा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो इसमें कहता है, यानी कि इसमें ये भूरा होने का वजह होता है क्या? एक ही हिम जो होता है, हिम एक ही हिम की बात कर लेते हैं। एक बार में 4 ये बना देते हैं हाइड्रो, यानी कि ऑक्सीजन के अणुओं को, 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जा सकता है, यानी एक बार में ये। अब मिथो और करता क्या है? जब रक्त को लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है तो हीमोग्लोबिन के हेम समूह को फेरिक स्थिति, यानी कि फेरिक स्थिति की बात करें तो ये फेरिक स्थिति क्या होता है? Fe2+ ये के हीम के समूह को, फेरिक स्थिति के हिम के समूह को ऑक्सीकरण हो जाता है। इस स्थिति में ये जो है ये ऑक्सीकरण हो जाता है और हीमोग्लोबिन मिथोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और रक्त का रंग वर्णक जो होता है ये भूरा हो जाता है। ये याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? सबसे किस प्रकार के प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो ये लाल रंग का जो है प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे अधिक होता है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या पाया जाता है? ये कभी कभी पूछे जाते हैं कि क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या पाया जाता है? Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम। और वही बात करते हैं लाल रक्त कण में, अगर पूछे मनुष्य के रक्त में आरबीसी में क्या पाए जाते हैं? तो Fe यानी कि लोहा पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग में क्या होता है? सबसे कम होता है। ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि यह क्या है? टीकाकरण के रोगों में रोकथाम के लिए टीकाकरण जो करता है रोगों के रोकथाम के लिए मदद होता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। जैसे ही टीकाकरण शरीर में टीका लगाया जाता है तो उसमें के शरीर में जो है प्रतिरोधक शक्ति को पैदा कर देता है। इसीलिए यह जो है रोगों को रोकने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। अब बात कर लेते हैं यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? तो किस राज्य में आप जाओगे? तो गोलकोंडा का किला देखने के लिए आपको आंध्र प्रदेश में जाना होगा। आंध्र प्रदेश में जाने के बाद बात करते हैं, और 14वीं शताब्दी में यह जो काकतीय के वारंगल राजा के द्वारा यह निर्माण किया गया था गोलकोंडा किला। और गोलकोंडा को 1687 ईस्वी में बात कर लेते हैं, औरंगजेब ने जीत लिया था। किसने? औरंगजेब ने इसे जीत लिया था। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? कैसे? ये आपको याद रखना, नाना साहब को याद करने की बहुत ही आसान तरीका है। क्या होता है? नाना और बाबा, इसे याद रखना। क्या? बाबा बालाजी बाजीराव। कौन है बालाजी बाजीराव? ये आपको नाना और बाबा इसे याद करना। किस पेशवा को नाना के नाम से जाता है? नाना को बाबा, यानी कि नाना बाबा होता है तो इस तरह याद रखना है। तो नाना जी को बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं बालाजी बाजीराव पेशवा की बात करें तो ये तीसरा पेशवा था। कौन सा? तीसरे नंबर का पेशवा था। ये आपको याद रखनी है। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो जर्मनी की मुद्रा की हम बात करें तो इसका मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का मुद्रा यूरो हो जाता है। क्या? यूरो। येन किसका मुद्रा है? तो येन जापान का मुद्रा है। और डॉलर की बात करें तो ये अमेरिका की, यानी कि मुद्रा है। अम, अमेरिका की। और बात पेसो की बात करें तो ये अर्जेंटीना की मुद्रा है। ये याद रखना। यूरो जो है वर्तमान में ये पूछे जाते हैं कितने देशों की मुद्रा है? तो 20 देशों की मुद्रा, यानी कि 20 देशों के द्वारा यह यूरो प्रयोग में लाया जाता है करेंसी, यूरो करेंसी के रूप में। जैसे भारत का है रुपया, उसी तरह ये है रुपया। भारत का भी और पाकिस्तान बेटे का भी मुद्रा रुपया ही है। ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं। ये आपको क्रम वाइज हम याद आज बता देते हैं कौन कौन से महाद्वीप होते हैं। पहला नंबर तो हम बात करते हैं एशिया हो जाता है, ठीक। दूसरा नंबर अफ्रीका, और तीसरा नंबर की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। ये आपको याद रखना है, हम क्रम वाइज बता देते हैं। उत्तरी अमेरिका हो गया तीसरे नंबर का। चौथा नंबर की बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। अब पाँचवा नंबर की बात की क्या होता है? पाँचवा नंबर की बात करते हैं यूरोप हो जाता है। कौन सा? यूरोप। और छठे नंबर की बात करें तो क्या हो जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो जाता है, ठीक। याद रखना। सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया।
ये याद रखनी। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी जी ने खिलाफत अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा 23 नवंबर 1919 को किया गया था, 23 नवंबर 1919 में। अब बात करते हैं, कौन सा अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त करता है, यानी कि कौन सा अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त करता है? कौन करता है? तो इनमें से सभी, राजनीतिक पुनरीक्षण और न्यायिक पुनरीक्षण और कानूनी पुनरीक्षण, ये तीनों के तीनों सभी प्राप्त करते हैं। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेंटागन ने भारत के किस शहर को आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो किस शहर को आईफोन कार का निर्माण किया है? तो ये चेन्नई में किया है। भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया? तो रोमियो हेलीकॉप्टर की बात करते कहाँ से प्राप्त किया? तो ये अमेरिका से प्राप्त किया। कहाँ से? अमेरिका से। MH-16, ये याद रखनी है। अब वही बात करते हैं राफेल की, अगर पूछे तो राफेल फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस देश से राफेल लिया गया है। अब वही बात कर लेते हैं भारतीय सेना की, अगर हम बात करें तो यानी कि 60 से 70% लड़ाकू फाइटर विमान रूस देश से लिया गया, यानी कि रूस देश का देन है। यानी कि 3 हम बात करते हैं, 1/3 जो है तो रूस से ये लिया गया फाइटर प्लेन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लड़ाकू विमान रूस देश की देन है भारतीय सेना वायुसेना में। अब वही बात कर लेते हैं नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है? नेचर 2030 कार्यक्रम की बात करते हैं IUCN से संबंधित है, IUCN से। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।